हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। बेटा, सबसे पहली बात कि आप सभी के प्रैक्टिकल खत्म हो चुके हैं और जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपके प्रैक्टिकल बहुत अच्छे गए होंगे। प्रैक्टिकल आपने कर लिए हैं। अब मेरा ये मानना है कि आपका ध्यान वहां से हट जाना चाहिए। आप सभी के अच्छे नंबर आएंगे, 30 में से 30 नंबर आएंगे। अब पूरा फोकस आपका कहां पर होना चाहिए? बुक्स पर होना चाहिए। आप यूं मानकर चलिए कि मैं आपको अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि मैं आप ही का क्लास टीचर हूं और आपको पढ़ा रहा हूं सामने। तो एज एक अज्यूम करते हुए कि क्लास चल रही है, उस तरीके से आपको पढ़ना है। मैं दो बात बताना चाहूंगा आपको कि पहली बात तो आपका प्रैक्टिकल खत्म हो चुका है, तो प्रैक्टिकल की बात नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल हमारे जो नंबर आए हैं 30 में से 30 नंबर आए हैं। आपके सर ने भी बहुत कोशिश करी है, तो अच्छे नंबर आएंगे निश्चित रूप से। अब पूरा फोकस बुक्स पे करना है। दूसरी बात यह है कि हमको इस एक महीने के अंदर, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो एग्जाम है वो भूगोल का हो रहा है, उससे पहले हमको क्या करना है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर बुक्स के चैप्टर को मैं दोबारा करूंगा और चैप्टर को अब की बार दूसरे तरीके से करेंगे। अब की बार हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से करेंगे बेटा, कि चैप्टर को हम पढ़ते रहेंगे और हमारे दिमाग में यह रहेगा कि इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में से छोटा क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है, कौन सा बनता है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उस तरीके से करेंगे, मजा भी आएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं बेटा, कोशिश पूरी करूंगा कि हम जब चैप्टर को करेंगे, उस चैप्टर में से आप मानकर चलिए कि सभी क्वेश्चन, चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे वो वन लाइनर हो, चाहे रिक्त स्थान हो, लघुत्तरात्मक हो, सब पर बात करेंगे। और जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये तो मुझे आता है, बिल्कुल आसान है। वही चीज साथ लेकर करेंगे। तो आप बस अपना विश्वास बनाए रखें। चैप्टर हो सकता है लंबा हो, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश करूंगा। इसके जस्ट बाद आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपके हर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सही होंगे। वहां पर भी आपको मजा आएगा। तो लीजिए, देरी न करते हुए हम बात करते हैं। आपके पास में दो बुक है ना बेटा। तो पहली बुक का नाम है जो मानव भूगोल से संबंधित है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। समझ रहे हैं आप? तो पहला पार्ट जो हम लेकर चल रहे हैं वो है मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। क्या करने जा रहे हैं हम, समझिए आप। पहली बात तो हमको पता है कि सर ये पार्ट नंबर 1 है। तो सर ये पार्ट नंबर 1 कितने क्वेश्चंस का है, कितने नंबर का है? तो आपको बता दूं, ये 3 अंक का प्रश्न, 3 अंक का चैप्टर है। ठीक है, 3 अंक का चैप्टर है। यूनिट 1 है, यूनिट 1 में एक ही चैप्टर आया है। यहां पर से प्रश्न कितने आएंगे सर? इस चैप्टर में से 4 प्रश्न आएंगे ब्लूप्रिंट के हिसाब से। ये सारा काम किस हिसाब से कर रहे हैं हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से कर रहे हैं मेरे बेटा। ओके जी। अच्छा, अब देखिए आप इसमें यहां पर 4 प्रश्न कौन से बनेंगे सर? बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे, जो बनेंगे 2। रिक्त स्थान प्रश्न बनेंगे, जो बनेगा 1। और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न बनेगा जो 1.5 नंबर का होगा, वो भी 1 होगा। तो यानी ये आधे आधे नंबर के प्रश्न होंगे, तो यानी 1 नंबर का, ये आधे नंबर का होगा यानी 1.5 नंबर का, और ये लघुत्तरात्मक 1.5 नंबर का होगा, 1.5 नंबर का। तो ये अंक हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 1.5 और 1.5 और आधा, 2 और 1, 3 नंबर का। तो 3 नंबर का ये चैप्टर है। तो यानी क्या मतलब आया सर? मैं बार बार इस बात को नहीं दोहराऊंगा, आप इसको समझिए। जब भी हम इस चैप्टर को करेंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि सर हमें छोटे प्रश्न पूरे खींच लेने हैं, हमें हमें छोटे प्रश्न जितने भी कर सकते हैं वो करने हैं। ठीक है, तो लीजिए हम शुरू करते हैं बिना कोई देरी करे। यहीं से आपका पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। देखिए, पाठ का नाम क्या है? मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। देखिए, सबसे पहले हम भूगोल की बात करें, थोड़ा सा रिकॉल भी कराऊंगा आपको मैं। आपने 11वीं में पढ़ा था सर कि भूगोल शब्द हमने पढ़ लिया सब, कि ये शब्द दिया था इराटोस्थनीज ने दिया था, जो एक यूनानी विद्वान थे। ठीक है, हम भूगोल की पिता की बात भी करते हैं। ये 11th का है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। भूगोल की पिता की बात करें तो वो हिकेटियस महोदय है सर, हिकेटियस महोदय। अब हो क्या रहा है सर? हो ये रहा है बेटा कि जब भूगोल की बात कर रहे हैं तो भूगोल में सबसे पहले हमने यहां पर हम देखेंगे कि हमने जो प्राकृतिक रूप से हैं, यानी हमने पर्वत, मैंने बताया था आपको एक बार कि जैसे ये हमारा धरातल है और ये हमारा धरातल इस प्रकार से है। इस धरातल पर आप देखेंगे यहां पर जल मिल जाएगा आपको, और यहां पर आप देखेंगे कि कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कुछ भी है। तो पहले जो भूगोल के अंदर भूगोलविदता है ना बेटा, उनको ये चीज दिखी थी, तो इनका इन्हीं को पढ़ना है। तो भूगोल का जो पहला जन्म होता है वो होता है भौतिक भूगोल के रूप में। किसके रूप में होता है? भौतिक भूगोल के रूप में। तो प्रश्न ये बन जाता है कि भौतिक भूगोल चल रहा है, सबसे पहले जो प्रारंभिक शाखा थी भौतिक भूगोल थी। अध्ययन क्या कर रहे हैं? जो दिख रहा है हमको, पर्वत है, पठार है, मैदान है। अभी तो मनुष्य के क्रियाकलाप नहीं आए हैं, मनुष्य ने अभी तक अपना प्रोग्राम शुरू नहीं किया है। लेकिन जब मनुष्य
इस धरातल पर आपने 11th में पढ़ा भी होगा कि आपने जब आप थोड़ा सा अटैच करेंगे कि ये धरातल जो है एक मंच है और मनुष्य इस पर कर्तव्य दिखाता है। और जब मनुष्य कर्तव्य दिखाने लगा तब एक शाखा का और जन्म होता है जिसको हम कहते हैं मानव भूगोल। क्या कहते हैं? मानव भूगोल। कर्तव्य से मतलब उसने पर्वतों को काट दिया, मैदान मतलब उसने सड़क बना दी, मकान बना दिए, बांध बना दिए, तब मनुष्य पर उन भूगोलवेत्ता को लगा कि इसको भी पढ़ना जरूरी है। तो मानव भूगोल का जन्म होता है 18वीं शताब्दी में। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल का जन्म होता है। ओके जी, अब देखिए अब आगे यहां पर से कुछ लाइन जो ऐसी आएगी जो सीधे क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि भूगोल जो है वो समकलनात्मक, अनुभाविक एवं व्यवहारिक है। अब सर समकलनात्मक का मतलब क्या होता है सर? तो मेरा समाकलन का मतलब ये होता है कि भूगोल एक विषय से बनकर नहीं बना हुआ है। अगर आप खनिज की बात करेंगे, नगरों की बात करेंगे, तो यहां पर अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं आप साथ में। अगर आप मान लीजिए राजनीतिक सीमाओं की बात कर रहे हैं, आप देशों की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप राजनीति की बात कर रहे हैं सर। तो भूगोल एक विषय से जुड़कर नहीं बना, ये कई विषयों से जुड़कर बना हुआ है। तो ये इसका मतलब समझ गए सर। अनुभाविक का मतलब जैसा जैसा भूगोलवेत्ताओं ने अनुभव किया, पहले उन्होंने पर्वत पठार मैदान देखा तो उन्होंने कहा कि भौतिक भूगोल होगा। जब इन्होंने मनुष्य को देखा, मनुष्य के क्रियाकलाप देखे, तब इन्होंने कहा कि भैया मानव भूगोल को हमको पढ़ना पड़ेगा। अब मानव भूगोल में पढ़ेंगे क्या, वो सब बात करने जा रहे हैं, ये बात आप ध्यान समझिएगा। तो इसका मतलब संकलनात्मक भी, अनुभाविक और व्यवहारिक का मतलब भूगोल जो है, मानव भूगोल है, वो स्थायी नहीं है बेटा। आज हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे उसमें परिवर्तन आता रहेगा। तो इसका मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि सर भूगोल के दो घटक हो गए। हम भूगोल जब पढ़ रहे हैं तो उसके हम दो घटक कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं सर हम भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल जिसके बारे में हम सर 11वीं में पढ़ रहे हैं या हम 11वीं में पढ़ चुके हैं, और एक है मानव भूगोल जिसके बारे में हम 12वीं में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मानव भूगोल का अर्थ क्या है सर, थोड़ा समझाइए तो सही। बेटा मानव भूगोल का अर्थ यह है कि पृथ्वी यानी धरातल के सापेक्ष में, यानी प्रकृति के सापेक्ष में आप प्रकृति को आधार मानेंगे और मनुष्य ने जो भी क्रियाकलाप करे, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग्स बना दी यहाँ पर, कोई आपके पास में यहाँ पर मान लीजिए कोई आपके पास में रोड बन गए हैं या कुछ भी चीजें बन गई हैं, उनको पढ़ना। तो मानव भूगोल की परिभाषा क्या बनती है? अगर सामान्य बात करें, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के संदर्भ में या पृथ्वी को आधार मानकर मनुष्य ने जो भी यहां पर सामाजिक परिवर्तन किए हो, मकान वकान बना दिए हो, राजनीतिक परिवर्तन किए हो, सीमाएं बना दी हो या आर्थिक परिवर्तन किए हो, उनको पढ़ना ही मानव भूगोल का, मानव भूगोल की प्रकृति है, मानव भूगोल की परिभाषा है, यह उसका विशेष क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन बनता है यहां पर, भूगोल में द्वैतवाद, ये आपने पढ़ा होगा, आप छोड़ देते हैं। द्वैतवाद का मतलब मैंने बताया था आपको कि भूगोल में, मैं आपको बता दूं चैप्टर में पहले भी करा चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हम पूरे उस तरीके से क्वेश्चन करें। तो आपके इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन गया, बहुविकल्पीय, इसको ध्यान रखेंगे आप। एक देखेंगे पृथ्वी के दो प्रमुख घटक कौन से हैं, एक तो प्रकृति है और एक मनुष्य है, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया, छोटा प्रश्न। एक आता है भूगोल में द्वैतवाद। देखिए भूगोल में द्वैतवाद का मतलब होता है कि हम यूं समझें कि हर चीज के दो पक्ष होते हैं, रात और दिन होगा, अच्छा और बुरा होगा। तो वैसे भूगोल में द्वैतवाद का मतलब आएगा यहाँ पर कि दो शब्द आ रहे हैं। तो एक तो सर आपने जब कहा कि पृथ्वी में हम भूगोल में भौतिक भूगोल को पढ़ेंगे और दूसरा मानव भूगोल को पढ़ेंगे, तो यहीं पर तो द्वैतवाद आ गया। तो पहली बात तो यहां आ गया, बिल्कुल आ गया सर। दूसरा दो शब्दों में है यहाँ पर, जिसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं, यही बता देता हूं आपको मैं। एक तो है आपके पास नोमेथेटिक। नोमेथेटिक का मतलब होता है भूगोल को नियम बनाने, सिद्धांत, यानी कोई भी कोई नियम हो, कोई भी सिद्धांत हो, पर्वत कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, है ना, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, सब यहीं पर आएंगे, उसको पढ़ना नोमेथेटिक। और जब हम जब कुछ वर्णन करेंगे उसको बोलेंगे इडियोग्राफिक। तो भूगोल के दो पक्ष हो गए। ठीक है, एक भूगोल का पक्ष और आता है जिसको हम कहते हैं क्रमबद्ध भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल। और एक आता है आपके पास प्रादेशिक भूगोल, एक आता है प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, तो क्रमबद्ध भूगोल आ गया, एक प्रादेशिक भूगोल आ गया। ठीक है, तो आपके प्रश्न क्या बनेगा, यहां से 1.5 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि भूगोल में आप द्वैतवाद से क्या समझते हैं। तो आप भूगोल में द्वैतवाद से समझते हैं कि भूगोल में जब भौतिक भूगोल के अध्ययन के बाद में जब मानव के क्रियाकलापों को अध्ययन किया गया तो मानव भूगोल का जन्म होता है, जिसमें द्वैतवाद की एक झलक मिलती है। फिर इडियोग्राफिक और नोमेथेटिक लिख देंगे और फिर क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल के बारे में लिख देंगे। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, आपके इसमें एक प्रश्न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं पहले बताया हूं कि क्रमबद्ध भूगोल के जनक कौन है भूगोल में और प्रादेशिक भूगोल के जनक कौन है, ये आप मुझे बताएंगे, है ना, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखिए आप, यहां पर एक चीज और बताई गई है कि हम भूगोल को हमने प्रकृति में और हमने मनुष्य में बांट दिया, लेकिन फिर भी हम इसको अलग नहीं कर सकते।
अलग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप देखते हैं, हम पढ़ते हैं पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी का मुख, हिम नदी की ग्रोथ नासिका, है ना, जलडमरू की ग्रीवा, मृदा की परिच्छिदिका। तो यहाँ पर जो आंख है, रूप है, मुख है, ये मनुष्य के एक प्रशंसा की चीजें, मनुष्य की चीजें हैं, और ये प्रकृति है। तो प्रकृति और मनुष्य को हम अलग नहीं कर सकते। बाद में द्वैतवाद के बाद में भी ये कहा गया, है ना। जर्मन भूगोलवेत्ता तो इतना तो कह देते हैं बेटा कि जो भी राज्य देश है उसकी तुलना जीव से करी गई है। तो यहां से एक नंबर का प्रश्न बनता है कि राज्य की तुलना जीव से किसने की है? कौन से भूगोलवेत्ताओं ने की है? तो आपका आंसर होगा जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने। ये आपके पास में रिक्त स्थान के अंदर प्रश्न बन जाता है, ये बहुविकल्प में बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास परिभाषा आती है मुख्य मानव भूगोल की परिभाषा है। यहां से आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे वो एक मतलब आधे रिक्त स्थान वाला प्रश्न हो, वहां पर भी क्वेश्चन बनेगा। क्या है? 3 विद्वान आते हैं, रेडजल, सैंपल और ब्लास। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये तीनों विद्वानों ने जो परिभाषा दी है, इसमें इन्होंने एक तो लिया है प्रकृति को, है ना, एक लिया है इन्होंने मानव को, और एक लिया है इन्होंने संबंध के बारे में बात करी है। मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर रेडजल की बात करें तो रेडजल ये कहते हैं कि प्रकृति के रूप में इन्होंने लिया है धरातल को, ठीक है, और मानव के रूप में लिया है इन्होंने मानव समाज को। तो इन्होंने क्या कहा, परिभाषा समझिए आप, इन्होंने कहा कि मानव समाज या धरातल के मध्य संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। अब संबंध कैसे? संश्लेषित संबंध है, संश्लेषित संबंध है, ठीक है। ये प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन आ जाएगा कि धरातल रिक्त स्थान के मध्य संश्लेषित संबंधों का अध्ययन मानव समाज में। यह परिभाषा दे दिया, ये किसने दी है? तो ये किसने दी है? ये रेडजल ने साहब ने दी है। किसने दी है? रेडजल साहब ने दी, ठीक है। संश्लेषण पर जोर दिया है। दूसरी परिभाषा देखिए आप, वो आते हैं ब्लास सैंपल महोदय आते हैं, वो कहते हैं प्रकृति। तो प्रकृति में लेते हैं वो अस्थिर पृथ्वी। अस्थिर पृथ्वी है ही, पृथ्वी बदल रही है, अपने आप को बदलाव कर रही है। और मानव के बीच में इन्होंने लिया है क्रियाशील मानव। क्या लिया है? क्रियाशील मानव। तो इनके मध्य, अब चूंकि देखो पृथ्वी बदल रही है, समझिएगा आप, परिवर्तन कर रही है, अस्थिर बोला ना हमने, क्रियाशील मानव भी क्रियाशील है। तो पता है संबंध कैसे होंगे? तो संबंध तो परिवर्तनशील होंगे। संबंध कैसे होंगे? परिवर्तनशील होंगे, बदलेंगे। और ये किसने कहा है? ये एलन सैंपल ने कहा है, ये एलन सैंपल ने कहा है। ओके, समझ गए ना आप? एलन सैंपल ने कहा है। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें आप देखेंगे गति दिख रही है, यानी गत्यात्मक जो झलक दिख रही है वो कौन की, किसकी परिभाषा में दिख रही है? एलन सैंपल की परिभाषा में दिख रही है। तीसरी परिभाषा और देखिए आप, यहां पर ये प्रश्न बनता है, नोट कर लीजिएगा कि गत्यात्मक संबंध कहां दिख रहा है? एलन सैंपल में। तीसरे आते हैं ब्लास महोदय। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई प्रकृति के रूप में आपने तो क्या पृथ्वी को ले लिया, धरातल को ले लिया, अब की बार मैं क्या करूंगा? भौतिक नियम बोलूंगा, यानी पृथ्वी पर नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम। सर ये भौतिक नियम क्या होते हैं? भौतिक नियम का मतलब है हवा चल रही है, जल बह रहा है, मानसून बदल रहा है, वर्षा हो रही है, ये सब भौतिक नियम है। और मानव के रूप में इन्होंने ले लिए समस्त जीव, है ना, पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त जीव। इन्होंने मतलब मानव के अलावा पशुओं को भी शामिल कर लिया, यानी इस पर रहने वाले जीवों के मध्य। और संबंध कैसा है? संबंध संश्लेषित है, संबंध संश्लेषित है। और ये कहा किसने? ये ब्लास महोदय ने कहा है। ये किसने कहा है? ब्लास महोदय ने कहा है। ये तीनों परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है, आपके पास में है। अच्छा सर, एक प्रश्न और बन जाता है, देखिए मैं रेडजल की बात कर रहा हूं बेटा, यहां पर एलन सैंपल की बात कर रहा हूं या ब्लास की बात कर रहा हूं? थोड़ा सा यहां पर देखें तो अच्छा रहेगा। देखिए, मैं रेडजल की बात करूं तो सर रेडजल जो है ना वो जर्मनी के हैं सर, ठीक है। अच्छा, इनको हम आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहते हैं, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहते हैं, है ना। इनकी पुस्तक का नाम मानव भूगोल का जन्मदाता क्यों कहते हैं? इन्होंने किताब लिखी है एंथ्रोपोजियोग्राफी, है ना। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी है। एंथ्रोपो का मतलब होता है मानव शास्त्र, ज्योग्राफी। वैसे तो ये नियतिवाद के कट्टर समर्थक थे, लेकिन उन्होंने लिखी है। इनकी शिष्या स्टूडेंट आती है एलन सैंपल। कौन आती है? एलन सैंपल। और ये कहां की है? ये अमेरिका की है, ये अमेरिका की है। ये कहां के थे? जर्मनी के थे। इनके साथ में जर्मनी के और भी हैं, हमबोल्ट भी आ सकते हैं, रिटर भी आ सकते हैं ना, काफी लोग हैं, ठीक है। अच्छा, एक आपने ब्लास का भी नाम सुना होगा, विडाल डीला ब्लास, विडाल डीला ब्लास। ये कहां के हैं सर? ये फ्रांस के हैं। अच्छा सर, इसका नाम क्यों बताया? अरे भैया, इन्होंने एक विचारधारा दी है, उसका नाम है संभववाद। क्या नाम दी है? संभववाद। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि संभववाद विचारधारा किसने दी है? ब्लास महोदय ने दी है, ब्लास महोदय ने दी है, ठीक है।
तो सर अब तक हमने क्या पढ़ लिया? अरे भैया अब तक हमने पढ़ लिया कि मानव भूगोल क्या होता है। मानव भूगोल के अंदर प्रकृति के सापेक्ष हम जो मनुष्य ने जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया उनको पढ़ना मानव भूगोल की प्रकृति है, विषय क्षेत्र है। अच्छा, इसमें बताया कि पृथ्वी के दो घटक है, प्रकृति मनुष्य है। हमने इस समाकलनात्मक अनुभाविक व्यवहारिक रूप को पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि भूगोल में द्वैतवाद आया है सर, चाहे वो इडियोग्राफिक नोमेथोटिक के रूप में हो, चाहे प्रादेशिक क्रमबद्ध के रूप में हो, चाहे वो मानव भूगोल भौतिक भूगोल के रूप में हो। यहां पर हमने प्रकृति और मनुष्य के सामंजस्य को देखा और कहा कि मनुष्य प्रकृति को अलग नहीं कर सकते हैं, और हमने इन सभी के विद्वानों की परिभाषा पढ़ी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? आगे सर मानव भूगोल की प्रकृति है। अब यहीं पर देखूंगा, देखो मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव भूगोल की प्रकृति क्या कहती है भाई? मानव, आपकी प्रकृति क्या है? प्रकृति का मतलब क्या होता है? स्वभाव। प्रकृति का मतलब क्या होता है बेटा? स्वभाव। तो वैसे ही मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति यह कहती है कि भैया हमारा जो केंद्रीय बिंदु है वो मनुष्य है। केंद्रीय बिंदु कौन है? मनुष्य है। और केंद्रीय बिंदु मनुष्य है तो हमारा काम क्या है कि हम जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, ये पृथ्वी दिख रही है ना, इस पर जो भी मनुष्य ने परिवर्तन किए, मान लीजिए कोई सीमाएं बना दी है, इनको पढ़ना है, कोई मकान बना दिया है, उसको पढ़ना है, कोई अर्थ अर्जन कर रहे हैं, बांध बना दिया, उसको पढ़ना है। तो यानी मानव भूगोल की प्रकृति में लिखेंगे कि मानव भूगोल का केंद्रीय बिंदु मनुष्य है, आप नोट कर लीजिएगा। और मानव भूगोल के अंदर मनुष्य ने पृथ्वी के सापेक्ष जो भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन किए उनका अध्ययन करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। ओके जी, ये आप सरल शब्दों में लिखेंगे। देखो लिखा हुआ है ग्रह, गांव, नगर, सड़क, जाल, इन सबको पढ़ना ही तो है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां से 1.5 नंबर का प्रश्न आता है। कितने नंबर का प्रश्न आएगा? 1.5 नंबर का, जो आपका लघुतरात्मक था कि मानव का प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं और प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, हम एक एक छोटे छोटे प्रश्न से बड़े प्रश्न तक आ रहे हैं बेटा, आप ध्यान रखिएगा। तो अब आपको मैं यहां से दूंगा, देखो आपको मैं यहां से जवाब दूंगा, मानव का प्राकृतिकरण, ठीक है, और एक है प्रकृति का मानवीकरण। देखिए अब मुझे बताइए, मैं यहां पर कह रहा हूं मानव का प्राकृतिकरण, इसका मतलब ही सही है कि मानव का हमने प्राकृतिकरण कर दिया, यानी मनुष्य पर प्रकृति का करण है, यानी प्रकृति का प्रभाव है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप कि यहां पर आप समझेंगे मानव का प्रकृतिकरण में कि ये तब की बात हो रही है जब मनुष्य अपने मूलभूत आवश्यकता के लिए किस पर निर्भर था? अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए किस पर निर्भर था? सब प्रकृति पर था, प्रकृति पर था। अच्छा, प्रमुख कौन थी? प्रमुख प्रकृति ही थी और मनुष्य क्या था? गौण था। जब प्रकृति प्रमुख थी, मनुष्य गौण था, तो बताइए प्रभाव किसका होगा? प्रकृति का होगा। तो यहां पर एक विचारधारा की झलक मिलती है, इसको बोलते हैं नियतिवाद विचारधारा। क्या बोलते हैं उसको? नियतिवाद। अब हम बात करेंगे इसकी नियत। देखो नियति का मतलब ही क्या होता है? कोई कहता है कि यार आपके साथ ऐसा हुआ, इसकी नियति में ये था, यानी उसके भाग्य में था, है ना। तो नियतिवाद का मतलब ये होता है। यहां पर लिखा हुआ हो क्या था, इसमें होता क्या, देखिए आप, यहां पर तकनीक होती है बिल्कुल निम्न होती है, मानव के सामाजिक विकास की आदिम अवस्था है, बिल्कुल लो अवस्था है। यहां पर मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया है। ये नियतिवाद आ गया। अब नियतिवाद क्या होता है हम उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। यहां पर मनुष्य प्रकृति की सुनता है, उसकी पूजा करता है, उससे भयभीत होता है। तो मानव का प्राकृतिकरण से क्या समझेंगे आप, क्या लिखेंगे सर? हम ये लिखेंगे कि मानव के प्राकृतिकरण में हम मनुष्य पर प्रकृति का पूर्णतः प्रभाव की बात करते हैं। यहां पर मनुष्य, अपने बिल्कुल आसान शब्दों में, यहां पर मनुष्य अपनी मूलभूत अवस्थाओं के लिए प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति प्रमुख थी, मनुष्य गौण था। यहां पर मनुष्य प्रकृति की पूजा करता था, प्रकृति से भयभीत था। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं, यहां पर इस विचारधारा में चूंकि प्रकृति प्रमुख है, इसलिए यहां पर नियतिवाद विचारधारा की झलक मिलती है। इन क्वेश्चनों को आप पॉइंट्स में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप ध्यान रखिएगा, हर लाइन को बजाय पैराग्राफ के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके अंदर, यहां पर, हाँ, आगे आप बात करेंगे यहां पर प्रकृति का मानवीकरण। देखिए प्रकृति का मानवीकरण का मतलब क्या होता है, आप यूं समझिए, प्रकृति का मानवीकरण। अब इसमें देखिए आप, इसमें प्रभाव किसका आ गया, इसमें प्रभाव किसका आ गया, अभी सभी बात करेंगे, आप रुकिए यहां पर ना। प्रकृति पर मानव का प्रभाव आ गया। तो प्रकृति पर मानव का प्रभाव कैसे आएगा? देखो मनुष्य को जब अपनी योग्यताओं पर विश्वास हुआ, मनुष्य प्रकृति का अधीन था, लेकिन जब मनुष्य को अपनी योग्यताओं पर विश्वास होता है कि हम में योग्यता है, और वो किसके माध्यम से? तकनीक के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से। यहां पर शब्द दिया गया प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से वो मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन करना शुरू कर देता है।
तो उसे हम प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। उदाहरण भी दिया हुआ है आपके पास में, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपको कश्मीर के सेब खाने हैं तो कश्मीर थोड़ी जाएंगे, आप यहाँ बैठे उसको ले सकते हैं। तो यही तो प्रकृति का मानवीकरण है ना? यही तो प्रकृति का मानवीकरण है। इसमें क्या लिखना है कि मनुष्य को जब अपनी योग्यताओं पर विश्वास हुआ तो उसने तकनीक के माध्यम से यानी प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति पर परिवर्तन करना शुरू कर दिया, उस पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन किए, जिससे हमें उसमें प्रकृति के मानवीकरण की झलक मिलती है, जहां पर मनुष्य को प्रबल बताया गया है। और यहां पर जिस विचारधारा की बात होती है, झलक मिलती है, उसे कहते हैं हम संभववाद। किसे कहते हैं? संभववाद। क्योंकि संभववाद में संभावनाएं लिखा गया है कि मनुष्य के सामने असंख्य संभावना है, मनुष्य जब चाहे जिसका उपयोग कर सकता है। देखिए यहां पर एक आधे नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी देखिए आप। पहला खालिस्तान के अंदर कि प्रौद्योगिकी किस समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। तो क्वेश्चन दिखता है कि इसको ब्लैंक कर देगा कि कौन सामाजिक किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। तो तकनीक होती है। क्या तकनीक कौन से विकास के स्तर होती है? सांस्कृतिक विकास की। एक क्वेश्चन और बना हुआ आपके पास में, आप ध्यान सुनिएगा। उसमें एक आ गया बेटा कि तकनीक प्रकृति के साथ मिलकर किस प्रकार विकास कर रही है। तो मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद प्रौद्योगिकी विकास किस प्रकार कर पाया। तो देखो इसका आंसर क्या है कि पहले उसने घर्षण और ऊष्मा को समझा तो उसने अग्नि की खोज कर दी। उसने डीएनए और आनुवांशिक को समझा तो उसने बीमार पर विजय प्राप्त कर ली। उसने वायु की गति के नियमों को पढ़ा तो उसने हवाई जहाज बना ली। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है कि प्रकृति के नियमों को जानने के बाद मनुष्य ने तकनीक के द्वारा किस प्रकार विकास किया। तो ये आपके पास में चार है, अग्नि की खोज, बीमारियों पर विजय, और दूसरा वायु गतिकी के नियमों का, है ना। और पहिए का आविष्कार भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए आप यहां पर आपके पास में आ गई है। अब यहां पर आपने देखा सर कि तीन विचारधाराओं की बात हो रही है, तो तीनों विचारधाराओं के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए पहली विचारधारा की बात हुई सर नियतिवाद। देखो नियतिवाद का मतलब ही होता है, नियति का मतलब भाग्य। तो यहां पर प्रमुख कौन है, अभी बात कर चुके हैं। यहां पर प्रकृति प्रमुख है जी, और यहां पर मनुष्य गौण है। मनुष्य क्या है, यहां पर गौण है। अच्छा ये विचारधारा कौन सी विचारधारा है? ये जर्मन विचारधारा है, क्योंकि इसके बारे में रेडजेल ने काफी बात की थी, इसलिए रेडजेल को हम नियतिवाद विचारधारा का जनक भी कह देते हैं। जर्मन विचारधारा है, प्रकृति प्रमुख है और मनुष्य गौण है। अब जब ये बात आती है प्रकृति मनुष्य है, प्रमुख गौण है, मनुष्य गौण है, तो फिर मनुष्य ने काम करना बंद कर दिया। तो एक विचारधारा और आती है, उसको बोलते हैं संभववाद विचारधारा। संभववाद विचारधारा, यहां पर 1.5 नंबर के प्रश्न बनते हैं। नियतिवाद किसे कहते हैं? अब नियतिवाद के नाम भी सुन लीजिए। इसको हम पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं, इसको हम निश्चयवाद भी कहते देते हैं, ठीक है ना, कई नाम है। और इस पे सीधे से लिख सकते हैं कि मनुष्य कौन है, प्रकृति प्रमुख है। संभववाद के अंदर क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई प्रकृति तो प्रमुख प्रकृति तो है, मौजूद है, लेकिन मनुष्य भी अपना काम कर सकता है। तो यहां पर कहा कि मनुष्य को अपनी योग्यताओं पर विश्वास करके इस संसार में जो असंख्य संभावनाएं हैं, क्या है, संभावनाएं हैं, उनका उपयोग करते हैं, यहां परिवर्तन करना शुरू करना चाहिए। और परिवर्तन कौन से? वही बात, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। तो इस संभववाद के अंदर क्या कहा गया कि यहां पर प्रकृति गौण है। यहां पर किसको गौण बताया? प्रकृति को गौण बता दिया। और मनुष्य को क्या बता दिया? मनुष्य को प्रमुख बता दिया गया। मनुष्य को प्रमुख बता दिया गया, है ना। और इसमें कहा गया कि संसार के सामने असंख्य संभावना है, जिसका उपयोग मनुष्य करता है और अपना विकास करता है। अच्छा इसका जनक कौन था? मैंने बात की थी, ये थे विडाल डी ब्लास। विडाल डी ला ब्लास। आपके पास में सीधा सीधा प्रश्न आता है कि संभववाद विचारधारा के जनक कौन थे। तो आप कभी भी रेडजेल से कंफ्यूज ना करें, आप विडाल डी ब्लास ही करना है आपको, विडाल डी ब्लास, है ना। तो आपको इस तरीके से अपने जो इसको याद कर लेना है। अच्छा ये थे कहां के? ये फ्रांस के थे सर। ये कहां के थे? ये फ्रांस के थे। तो फ्रांस थे, तो फ्रांस के थे, तो इस विचारधारा को क्या कहते हैं हम? फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। इसको हम फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं, फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। अच्छा देखिए आपको याद, इसको बताते हुए मुझे ट्रिक याद आ गई। देखो इसको कैसे याद करेंगे हम, कैसे याद करेंगे? विडाल डी ला ब्लास, है ना। तो देखिए बिलास, देखो लाश यानी कोई शरीर होता है, लाश, जो कोई लाश पड़ी हुई थी, उस लाश में से क्या निकाल दिया हमने? फांस निकाल दी। फांस होती है ना, कोई तिनका होता है, तो आपने फांस निकाल दी। जैसे ही फांस निकाली तो उसमें जीवन संभव हो गया, तो ये संभववाद हो गई। समझ रहे हैं आप? एक लाश थी यानी विडाल डी ब्लास, उसमें से फांस निकाल दी यानी फ्रांस के हैं, और जब फांस निकाली तो उसमें जीवन आ गया, जीवन संभव हो गया, इसलिए संभववाद विचारधारा है। ऐसे कभी ट्रिक बना लीजिए, मजा आता है इसके अंदर। तो प्रकृति गौण है, मनुष्य
प्रमुख है इसके अंदर। अच्छा, ये शब्द किसने दिया था? ये शब्द दिया था फैब्रे ने। ये शब्द किसने दिया था? फैब्रे ने, है ना। तो आपके पास में क्या बना कि ससंभव विचारधारा वो विचारधारा है जिसमें प्रकृति गुण है, मनुष्य प्रमुख है, मनुष्य असंख्य संभावनाओं के मध्य संभावनाओं का चयन करता है और उसके अपना विकास करता है। यहां पर एक प्रश्न बन जाता है कि ऐसी कौन सी विचारधारा है जिसमें मनुष्य के सामने अनंत अवसरों की बात की गई है? संभावना की जगह दे देगा अवसर, तो भी आपको क्या करना है? आपको संभववाद विचारधारा ही करना है, ठीक है। अच्छा, एक विचारधारा और देखिए आप इसके अंदर, एक विचारधारा और देख लीजिए आप इसके अंदर, वो भी बहुत मोस्ट है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नवनियतिवाद। क्या नाम है? नवनियतिवाद। ये भी 1.5 नंबर का प्रश्न बन जाता है। इसके नाम सुन लीजिए आप, इसको नवनिश्चयवाद विचारधारा भी कहते हैं, नवनिश्चयवाद विचारधारा भी कहते हैं, इसको नवनियतिवाद विचारधारा भी कहते हैं, नवनियतिवाद विचारधारा भी कहते हैं, ठीक है। इसको नवनियतिवाद विचारधारा भी कहते हैं। इसमें क्या बताया भैया? पहले तो कहा कि प्रकृति प्रमुख है, फिर कहा मनुष्य प्रमुख है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, दोनों के मध्य सामंजस्य होना चाहिए। तो यहां पर क्या बताया? प्रकृति, इसमें प्रकृति व मनुष्य के मध्य क्या बताया गया? सामंजस्य बताया गया है। क्या बताया गया है? सामंजस्य की बात की गई है कि सामंजस्य होना चाहिए, है ना। चूंकि यहां पर हम नवनियतिवाद है, नियतिवाद ये विचारधारा है, इसको दिया किसने है? अभी हम बात करेंगे दिया किसने, अभी पता लग जाएगा आपको। अच्छा देखिए, आप मुझे बताइए कि आप जब नए आपको कपड़े पहनने होते हैं तो आप किसके पास जाते हैं? मुझे बताइए आप, जब आपके पास नए कपड़े पहनने होते हैं तो किसके पास जाते हैं? सर हम टेलर के पास जाते हैं कपड़े सिलाने के लिए। किसके पास जाएंगे? टेलर के पास जाएंगे। तो ये विचारधारा किसने दी है? ये विचारधारा जो नवनिश्चयवाद है, वो नवनिश्चयवाद, है ना। तो ये विचारधारा किसने दी है? ये विचारधारा दी है ग्रिफिथ टेलर ने। याद रहेगा, ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है। अच्छा, इस विचारधारा का एक नाम और सर, इस विचारधारा का नाम है रुको और जाओ सिद्धांत। रुको और जाओ सिद्धांत क्यों है सर? रुको और जाओ क्यों है? इसमें कहा गया है कि आपको विकास तो करो, लेकिन प्रकृति को देखते हुए। प्रकृति कहती है रुको, तो रुक जाओ, देखो कि आपके विकास से प्रकृति को नुकसान तो नहीं हो रहा, और फिर जाओ विकास करो। तो ये भी कौन कहता है? आप मान लीजिए आप कोई ड्रेस की नाप देने के, टेलर बोलता है भाई रुको, थोड़ा सा रुको, है ना, आपकी नाप ले लेगा, फिर बोलते हैं जाओ आप। तो यहां पर रुको और जाओ भी क्या हो गया? टेलर। तो रुको और जाओ विचारधारा भी आया तो कौन है? ग्रिफिथ टेलर। और नए कपड़ों की बात करें, नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद, वो भी ग्रिफिथ टेलर। प्रकृति व मनुष्य के मध्य सामंजस्य बताया गया। सबसे मोस्ट लाइन जो 1 नंबर की आती है, ये विचारधारा, चूंकि नियतिवाद विचारधारा कहती है कि प्रकृति प्रमुख है, संभववाद विचारधारा कहती है कि भैया मनुष्य प्रमुख है, लेकिन ये दोनों विचारधाराओं के मध्य की बात बताती है, तो ये क्या करती है? मध्यम मार्ग को बताएगी। ये क्या बताती है? मध्यम मार्ग को। तो प्रश्न आता है कि नियतिवाद और संभववाद विचारधारा के मध्यम मार्ग को कौन बताता है? तो आएगा नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद विचारधारा, ठीक है। तो देखिए आप इसमें लिखा हो भी है कि लाल बत्ती का अर्थ है रुको और पीली बत्ती का है, इस तरीके से बताया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन बन जाता है, मैं किताब के हिसाब से बात करूं कि विकसित अर्थव्यवस्था के कारण मनुष्य के विकास के कारण क्या प्रभाव पड़ा है? तो देखिए आप लिख सकते हैं इसके अंदर, हरितगृह प्रभाव, ओजोन परत का अवक्षय होना, तापमान बढ़ जाना, पीछे हिड़ते हिमनदियां, निम्नीकृत भूमियां, ये सब क्या है? नुकसान हो रहा है। और इनके बारे में नवनिश्चयवादी क्या करता है? कि संतुलन बनाने का काम करता है, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा आप देखिए। मानव भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र। अब मानव भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र है, तो उसमें आप यहां पर देखिए कि देखिए एक लाइन है कि मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतःप्रश्न विकसित करती है। एक खाली स्थान में रिक्त स्थान प्रश्न दे देता है, ये किन के साथ? मानव भूगोल किन विषयों के साथ में एक घनिष्ठ संबंध बताती है? तो सामाजिक विज्ञानियों, है ना, सामाजिक विज्ञान। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल की अवस्थाएं, प्रणोद मैं आपको पहले करा चुका हूं, यहां से ये क्या है? उपागम है। तो प्रश्न आता है रिक्त स्थान में कि निम्न में से कौन सा उपागम नहीं है, तो वो प्रश्न पकड़ेंगे। मैं सारी बात कर लेता हूं। देखिए आरंभिक उपनिवेश युग में कहता है कि जब मनुष्य, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी सारी। हमने यहाँ पर नियतिवाद, नवनियतिवाद, प्रकृति के मानवीकरण और मानव के प्रकृतिकरण की बात कर ली है। अब देखिए समय की अवधि में क्या है? आरंभिक उपनिवेश युग, ये उस वक्त की बात है जब मनुष्य ने समुद्री यात्राओं की खोज नहीं की थी, अपनी जगह सीमित था, तो उसे समुद्री यात्राओं की खोज करने लग गया,
है ना। तो समुद्री यात्रा की खोज कर रहा है, साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, तो इस उपागम का नाम होगा अन्वेषण और विवरण, यानी खोजो और जानकारी ढूंढो, खोजो और जानकारी ढूंढो। फिर उत्तर औपनिवेशिक में क्या हुआ कि जो खोजी गई चीजें है ना उनका विश्लेषण करो, उनका क्या करो, विश्लेषण करो। ये दूसरा उपागम हो गया। तीसरा उपागम हो रहा है कि जो भी आपने चीजें खोज दी, जैसे मान लीजिए इंग्लैंड ने भारत को भी खोजा, इंग्लैंड मान लीजिए श्रीलंका के पास में जा रहा था, उसने देखा कि अब मुझे चीजें ढूंढनी है, ये कौन मेरे लिए बेटर रहेगा, तो क्षेत्र का विभेदन करने लगे, पहचाने कि भाई कौन सा प्रदेश अच्छा है, कौन सा खराब है, इस तरह के क्षेत्रीय विभेदन किया। ये भी एक क्या है, उपागम है। स्थानिक संगठन, स्थानिक संगठन मतलब होता है कि आपने पहले तो कैसे मालूम किया था उनके बारे में, सामान्य जाकर, लेकिन अब आपके पास तकनीक आ गई है, सांख्यिकी विधियों के द्वारा या भौतिक नियमों के द्वारा, आप मानचित्र के प्रयोग के द्वारा उनके मध्य क्या कर सकते हैं, आप एक स्थानिक संगठन यानी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये भी एक उपागम है। अगला है 70 का दशक। इसमें तीन विचारधारा आती है, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा। मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी विचारधारा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है देखिए आप, कि जब मात्रात्मक क्रांति से असंतुष्टि उत्पन्न होती है तब 70 के दशक में 1970 में तीन विचारधारा आती है, मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी। इसके बारे में पढ़ेंगे, आप थोड़ा रुकिए। और 90 के दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। यहां पर हमने क्या किया कि भूगोल का सामान्यीकरण करते हुए वैश्विक जो अध्ययन था उसके जगह हमने क्या किया, प्रत्येक स्थानीय संदर्भ में छोटे छोटे स्तर पर हम अध्ययन करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन क्या बनेगा मेरे बेटा, क्वेश्चन बनेगा निम्न में से इसका उपागम नहीं है। तो उपागम याद कर लीजिए, अन्वेषण और विवरण है, प्रादेशिक विश्लेषण है, क्षेत्रीय विभेदन है। यानी क्या है, पहले तो चीजों को ढूंढो, फिर उनका विश्लेषण करो, फिर उसका क्षेत्रीय विभेदन कर दो, फिर आप गणितीय घटनाओं को लाकर स्थानिक संगठन कर दो, फिर मानवतावादी, आमूलवादी वाली क्रांति आ जाएगी। मात्रात्मक नहीं है, ध्यान रखना आप इसमें, मात्रात्मक नहीं है। मात्रात्मक का तो क्या हुआ था, विरोध हुआ था, और भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद है। ठीक है, ये चीज समझिए आप इसका। अच्छा, ये विचारधारा कौन सी देखिए आप, यहां बता रहा हूं मैं। मानव भूगोल की पहली विचारधारा कल्याणपरक और मानवतावादी। नाम से स्पष्ट है सर, कल्याण का मतलब मनुष्य कल्याण की बात की गई, यानी यहां पर मनुष्य की शिक्षा की, उसकी आवास की, उसकी पीने के पानी की, सबकी बात की गई। तो यहां पर मनुष्य के कल्याण को देखा गया। क्यों? क्योंकि सर पहले मात्रात्मक क्रांति थी जिसमें केवल हमने विकास की बात की थी, कितना विकास होना चाहिए, कितनी बिल्डिंग्स बननी चाहिए, हम मनुष्य के कल्याण को तो भूल ही गए थे। तो यहां पर यह बात की गई। और एक प्रश्न बनता है यहां पर एक प्रश्न बन जाता है कि भूगोलवेत्ताओं ने जो एमएससी का पाठ्यक्रम है उसमें सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का ये कोर्स प्रारंभ भी कर दिया, है ना। अब आती है आमूलवादी रेडिकल विचारधारा। देखो, रेडिकल विचारधारा या आमूलवादी विचारधारा विरोध की विचारधारा है। ये यहां विरोध किसका हुआ, वहां तो मात्रा का विरोध हुआ था, वहां तो बताया था कि मनुष्य कल्याण को देखना है। यहां पर दो वर्ग थे, एक तो था मजदूर वर्ग और एक था पूंजीपति वर्ग। अब पूंजीपति वर्ग जो था वो तो अपना विकास कर रहा था, निर्धन वर्ग में मध्य असंतोष उत्पन्न हो रहा था। तो लिखा हुआ है कि निर्धनता के कारण बंधन, सामाजिक असमानता के कारण इस विचारधारा का उदय हुआ। और इस पर प्रभाव किसका है, मार्क्स का प्रभाव है। एक लाइन का प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस विचारधारा पर मार्क्स का प्रभाव है, आपको दे देगा कल्याणपरक, आमूलवादी और व्यवहारवादी। तो आमूलवादी है। समझिए, यहां विरोध हुआ था, यहां भी विरोध है, लेकिन विरोध हुआ था किसका, मात्रात्मक का, मनुष्य कल्याण से। और यहां विरोध हुआ है निर्धनता का, यानी सामाजिक असमानता का। अगली विचारधारा तो इसका संबंध ये भी है, इस सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद से था। अगली विचारधारा व्यवहारवादी विचारधारा, इसका संबंध प्रत्यक्ष अनुभव से है। तो किस विचारधारा का संबंध प्रत्यक्ष अनुभव से है, जो अनुभव देखा है, यानी मानवीय जातीयता, प्रजाति, धर्म, इन सब की बात की गई है। तो बेटा अब तक हमने क्या पढ़ लिया, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कि सर हमने ये चीज तो पढ़ ली थी, फिर आपने हमको बताया कि परिभाषा बताई, मानव भूगोल की प्रकृति बता दी, मानव का प्राकृतिकरण यानी मनुष्य पर प्रकृति का प्रभाव, फिर हमने प्रकृति के मानवीकरण की बात की, यहां पर बताया कि नियतिवाद है, यहां बताया कि संभववाद है, फिर आपने सर पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में बात कर ली, आपने सर नवनियतिवाद के बारे में बात कर ली और संभववाद विचारधारा के बात कर ली। फिर क्षेत्र में आपने मानव भूगोल के जो अवस्थाएं बताई जिसमें उपागम की बात करी है, और ये तीनों विचारधाराएं हैं, मानवतावादी, आपकी आमूलवादी और व्यवहारवादी की बात करी। अंतिम जो है इस क्वेश्चन बनता है मानव भूगोल के क्षेत्र, यानी मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान के सहयोगी अनुशासन। प्रश्न आ सकता है कि मानव भूगोल का संबंध किन से है, तो सामाजिक विज्ञान के विषय से। कैसे? देखिए, सामाजिक भूगोल में आप इनको याद कर लीजिएगा, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, इन सब का संबंध सामाजिक भूगोल से है। ऐतिहासिक भूगोल खास है।
ध्यान रखिएगा। नगरीय भूगोल में कोई नहीं है, राजनीतिक भूगोल में केवल दो ही है, निर्वाचन और सैन्य भूगोल। इसका संबंध भी किससे है? राजनीतिक भूगोल से। अब जो क्वेश्चन बनता है वो देखिए, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का संबंध संसाधन भूगोल से है। कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है। ये कह देता है कि निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है, या ये प्रश्न आता है कि 3 आर्थिक भूगोल के क्षेत्र बताएं। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप किसी भी चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो आप ये दिमाग में रखना है हमको, छोटे प्रश्न आ रहे हैं सर। छोटे प्रश्न कौन से आ रहे हैं? आपका रेडजल की पुस्तक का नाम, रेडजल कहाँ के थे, रेडजल की परिभाषा, ब्लास की परिभाषा, एलन सैम्पल की परिभाषा, ये पूछ सकता है। पृथ्वी के घटक कौन से पूछ सकता है। 1.5 नंबर के प्रश्न आते हैं तो आपके नियतिवाद किसे कहते हैं, संभववाद किसे कहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं, मानव का प्राकृतिकरण किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछ सकता है। देखिए ये तो कुछ प्रश्न है, छोटे से इसकी बात करें थोड़ा सा हम। देखिए पहला, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? बस 3 ही प्रश्न की बात करूंगा। समकलनात्मक अनुशासन करता है ना सर, बात करी थी अभी अपन ने, समकलनात्मक, अनुभवात्मक। मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन ये भी करता है सर, भूगोल करता है। द्वैतता पर बिल्कुल आश्रित है सर, इडियोग्राफिक, नोमोथेटिक, बात की थी ना सर। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय प्रासंगिक नहीं है। नहीं नहीं सर, आधुनिक समय प्रासंगिक है, लेकिन इसका उत्तर हो गया ये वर्णन नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यात्रियों का विवरण यात्रियों ने तो किया था, अभी हम्बोल्ट रिटर के बारे में बात की सर हमने। प्राचीन मानचित्रों में भी लिखा हुआ है। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये नहीं है सर कि चंद्रमा पर चट्टानों के नमूने प्राप्त होंगे, उससे हमारी पृथ्वी का क्या मतलब? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि ये स्रोत नहीं है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों का अनुभव और मानवीय भाईचारा। देखिए इसमें सबसे अच्छा कौन सा कारक है? अगर हम मानवीय बुद्धिमत्ता की बात करें तो ये भी अच्छा कारक है, लेकिन आपकी किताब में बार बार एक शब्द दे रखा है। आप अगर देखेंगे यहां पर हमने किया था, तकनीक की बात की थी, तकनीक की बात की थी। आप इसको देखें, आप एक सेकेंड, हमने देखा था, हाँ ये रहा, प्रौद्योगिकी किस समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। तो इस हिसाब से किताब के अकॉर्डिंग हम इसमें आंसर क्या लेंगे? तकनीक लेंगे, ठीक है ना। कुछ किताबों मानव बुद्धिमत्ता बता रखा है कि भैया तकनीक तब आएगी जब आदमी बुद्धि आएगी, लेकिन यहां पर लिख रखा है कि उनके बीच अन्योन्य क्रिया कैसे होगी, वो तकनीक के माध्यम से होगी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, जो मैं अभी कह रहा था आपसे, ये इनमें से बात कर रहे हैं। तो देखिए आप, क्षेत्रीय विभिन्नता है सर, मातृत्व क्रांति नहीं है सर, तो नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। स्थानीय संगठन भी है, अन्वेषण और वर्णन भी है। तो देखिए आप कितने आसानी से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में से कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, है ना। मैंने थोड़ा कम लिखा कर बोलने का प्रयास ज्यादा किया, आपको चीजें समझ में आई होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, इनके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा बहुविकल्पीय, जहां पर हम सबकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बस आप यूं पढ़ते रहिए, कमर कस लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए। अब हमारी पढ़ाई धुआंधार और जानदार होगी। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, बस आप यूं पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बेटा।